सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। ये सारे वर्ड्स बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डिनोट करते हैं। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर वो एनिमल का सेल है तो सबसे बाहर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर वो प्लांट का सेल है तो सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि दुनिया का कोई भी सेल हो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो सेल ही नहीं है बेसिकली। आप ऐसा समझ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये किसी भी सेल के लिए। सबसे पहला वर्ड लिखा है हमने आउटर, तो ये सबसे बाहर की तरफ होती है एनिमल सेल में, और सेकंड मोस्ट होती है प्लांट सेल के अंदर। ये एक लिविंग स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ये जो है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है आर पार जाने की परमिशन देना। आधे तरीके से मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने देती है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को जाने से पहले सिलेक्ट करती है कि इस मॉलिक्यूल को मुझे अंदर जाने देना है और इस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देता है। तो ये सिलेक्शन करने के बाद परमिशन देती है अंदर जाने की। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल है। इसी सेमी परमिएबल को आप सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हो, क्योंकि सिलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को किसे जाने देना है और किसे नहीं। कवरिंग होती है किसी भी लिविंग सेल की। ऑब्वियसली सेल लिविंग होना चाहिए तभी ये मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर। इस मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय स्वान साइंटिस्ट इन 1838। 1838 के अंदर स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी भी दी थी, थियोडोर स्वान जो थे, वही नाम है ये स्वान बेसिकली। इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी और ये बोटेनिस्ट है बेसिकली। स्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे बेसिकली। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की थी और इन्होंने ही बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी एनिमल सेल की, और इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की है बेसिकली। जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था? दो साइंटिस्ट का नाम लिखा है यहाँ पे, नेगली और क्रेमर। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है वो डिनोट किया था, प्रपोज किया था। उसके बाद में जो प्लाज्मा लेमा वर्ड है ये दिया था जेक्यू प्लोवे साइंटिस्ट ने 1931 में। 1831 के अंदर जेक्यू प्लोवे ने प्लाज्मा लेमा वर्ड दिया था और 1855 ने नेगली और क्रेमर ने दिए थे सेल मेम्ब्रेन वर्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये वर्ड बहुत पॉपुलर है और ये सबसे पहले वर्ड रखा गया था। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आया, फिर प्लाज्मा लेमा भी आ गया। ये किस मटेरियल की बनी होती है? मटेरियल फूड के अंदर होते हैं जो हमने सुन रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स। उन मटेरियल में से किसकी बनी होती है? इसके अंदर लिपो यानी कि लिपिड होता है, इसके अंदर प्रोटीन यानी कि प्रोटीन भी होता है। बेसिकली ये लिपिड और प्रोटीन से बनती है, इसलिए लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन वर्ड को ही लिखेंगे लिपोप्रोटीनियस इन नेचर, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है अपने नेचर के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, इस लेयर के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग टाइप के सेल में ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है इस मेम्ब्रेन के अंदर, वो रेशियो भी अलग अलग होगा और वो थोड़ा सा अलग नहीं होगा, वो कंसिडरेबली यानी कि कंसिडर करने लायक वेरी करेगा। इतना ज्यादा वेरिएशन होगा अलग अलग सेल में। आगे हमने लिखा है एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, ह्यूमन आरबीसी का जो सेल होता है उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं कुछ, तो इनका परसेंटेज लिख रखा है एनसीईआरटी में। ह्यूमन आरबीसी के अंदर 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है? लिपिड होता है, और 8% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। मैं इनको याद रखने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। पी से स्टार्ट होता है प्रोटीन और पी से ही स्टार्ट होता है 5। हिंदी में 5 बोलते हैं, इंग्लिश में 5 बोलते हैं। हिंदी का वर्ड है 5 और पी से ही स्टार्ट हो रहा है प्रोटीन। दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप याद रखोगे प्रोटीन 52% था। आगे लिखा गया है लिपिड, लिपिड को लिखेंगे एल कुछ ऐसे, एल फॉर लिपिड। लिपिड कितना परसेंट था? इसी से बन जाएगा 4, 40% था। तो ये याद रखने की कुछ क्लू बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक्स बता रहा हूं।
पे से प्रोटीन और पे से ही 5, यानी 5 वाला जो डाटा था वो प्रोटीन के लिए था। एल से लिपिड और एल से ही बन सकता है 4, तो 40% था लिपिड। और सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी परसेंटेज बचे 100 में से वो कितना हो जाएगा 8%, और वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के लिए। आई होप इनको आप याद रख पाओगे इस ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से। आगे हमने कुछ वर्ड लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है अगर एनिमल सेल है, और सेल वॉल के बाहर होता है अगर वो प्लांट सेल है। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? अगर कोई सेल यूकैरियोटिक सेल है तो ये बनता है ओलिगोसैकेराइड से, अगर कोई सेल प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये बनता है पॉलीसैकेराइड से। ये बात हम डिफरेंस में भी पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। ये दोनों ही क्या है बेसिकली, एक शुगर है, शुगर कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड दोनों ही एक टाइप के शुगर है जो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। कहां पर होता है ये, ध्यान से देखना, फ्रॉम सेल आउटर कोट, सेल का आउटरी कोट यानी जो सबसे बाहर का कोट है, लेयर है, उसे बनाते हैं। ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये पहले भी समझ चुके हैं हम। इस ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है, सेल को अटैच करना किसी भी सब्सटेंस से, या फिर सेल का आइडेंटिफिकेशन करना। ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये सेल कौन सा है, इसकी पहचान आप करते हो उस सेल के ग्लाइकोकैलिक्स लेयर से, यानी कि सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, जो स्ट्रक्चर सबसे बाहर है उसी को देखकर तो आपको पता चलेगा कि ये सेल कौन सा है। तो सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, इसीलिए ये सेल आइडेंटिफिकेशन करता है। किसी सब्सटेंस से जुड़ने में हेल्प कौन करेगा, जो सबसे बाहर है, तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स ही होता है। इसलिए सेल अटैचमेंट में भी कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोकैलिक्स करता है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स किस सेल में किस सब्सटेंस का बना होता है, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विद यू। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आखिर कैसी होती है और साइंटिस्टों ने कैसे इसे डिजाइन किया था। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो सबसे पहला मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम था सैंडविच मॉडल या फिर सैंडविच थ्योरी। इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं सबसे पहले हमने, डेनियल और डेवसन। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1935 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था और एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था कि मेम्ब्रेन ऐसी होती है। तो उस स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने बना रहा हूं, उसके बाद ये दोनों लाइनें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इन्होंने कहा था, हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, इसलिए लिपोप्रोटीनियस उसके लिए वर्ड लिखते हैं। प्रोटीन और लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है वही इन थ्योरी ने समझाया था। बेसिकली इन्होंने कहा था कि प्रोटीन की एक लेयर होती है कुछ ऐसे, ये एक प्रोटीन की लेयर है, और दूसरी प्रोटीन की लेयर होती है कुछ यहां इसके नीचे। बेसिकली ये भी क्या है, एक प्रोटीन की ही लेयर है। इन दोनों प्रोटीन की लेयर्स के बीच में लिपिड की लेयर पाई जाती है। और लिपिड की लेयर कैसी होती है मैं बनाता हूं आपके सामने, कुछ ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो टेल्स है ये काफ़ी लॉन्ग होती है और बेसिकली अंदर तक मीट होने की कगार पे आ जाती है, इतनी लॉन्ग होती है। तो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि ऐसी थी। वो जो आपको सेल के बाहर बहुत पतली सी एक लाइन बनाते हैं हम, और जिसका नाम लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो पतली सी लाइन को अगर जूम करके देखें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी अंदर से। ये वही पतली सी लाइन है जो मैं आपको हाथों से समझा रहा हूं, ये वो पतली सी लाइन है, उसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये बेसिकली लिपिड है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाइलेयर्ड लिपिड, क्योंकि जो लिपिड है उसकी दो लेयर है, एक ये लेयर है लिपिड की यहां तक, और दूसरी ये लेयर है लिपिड की। तो ये दोनों मिलकर बनाती है बाइलेयर्ड लिपिड, या फिर आप कह सकते हो टू लेयर ऑफ लिपिड। सिंपल शब्दों में बाइलेयर्ड ऑफ लिपिड प्रचलित है इस मॉडल के लिए।
प्रोटीन दो लेयर क्या होता है और बीच में क्या होता है, लिपिड होता है बेसिकली, वो भी दो लेयर्स के अंदर है। तो अब आप ये लाइन समझ सकते हो, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड, लिपिड की दो लेयर्स है यहाँ पे बिल्कुल है, सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स, दो लिपिड की लेयर के आजू बाजू या फिर बाहर की तरफ क्या है, दो प्रोटीन की लेयर है। इसको सैंडविच से कंपेयर करके इन्होंने जनरल लोगों को समझाया था। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सैंडविच के अंदर ब्रेड होते हैं ऊपर नीचे, उन ब्रेड की तरह होता है प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और उस सैंडविच के अंदर जो आलू का मसाला भरा होता है वो बेसिकली लिपिड की तरह होता है। सैंडविच भी कुछ इसी प्रकार का दिखेगा आपको। अगर मैं सैंडविच को ड्रॉ करके आपके सामने कंपेयर करूं तो कुछ ऐसे ब्रेड के स्ट्रक्चर होंगे और इसके बीच में आलू वालू जो भी मसाला है वो भरा जाएगा, ऐसा कुछ सैंडविच बनेगा। और ये जो सैंडविच है इसमें जो ये है जो कि ब्रेड है बेसिकली, ये ब्रेड है प्रोटीन और इसके बीच में आलू का जो मसाला है वो क्या है, लिपिड है। इस सैंडविच से कंपेयर करके समझाया गया था इसे, इसलिए इसका नाम रखा गया सैंडविच थ्योरी या सैंडविच मॉडल। इसमें होता क्या है, दो लिपिड की लेयर है जिनके बाहर दो प्रोटीन की लेयर होती है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। अगर मैं बात करूं इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, जो यहां पे लिखा है 75 एंगस्ट्रॉम, वो कैसे होती है मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये जो प्रोटीन की एक लेयर होती है उसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम बेसिकली। इस ए का मतलब है एंगस्ट्रोम, और एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। बहुत ही छोटी यूनिट है ये लेंथ की, आप फिजिक्स में भी समझोगे एंगस्ट्रोम को। यहां पे समझो प्रोटीन की थिकनेस कितनी है, 20 एंगस्ट्रोम। ये प्रोटीन भी उसकी सिमिलर ही होता है, इसलिए इसकी भी थिकनेस क्या होगी, 20 एंगस्ट्रोम होगी। लेकिन ये जो लिपिड है ये इनसे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल थिकनेस बताई थी इस थ्योरी ने वो थी 35 एंगस्ट्रोम। तो आप टोटल थिकनेस अगर कैलकुलेट करोगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहां से लेकर यहां तक, तो आपको दिखेगी 20 और 20 40, 40 और 35 कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रोम हो चुका है। ये टोटल थिकनेस मिली थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसलिए हमने अगली लाइन लिखी है टोटल थिकनेस इक्वल टू 75 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम क्या है, आई होप इट इज क्लियर विथ यू। तो आप इन लाइंस को नोट करो और इस स्ट्रक्चर को बनाओ अच्छे से। उसके बाद हम अगली थ्योरी को समझते हैं जो इस मेम्ब्रेन के लिए दी गई थी। बेसिकली इससे पहले आप ये भी समझ लो कि इस थ्योरी की आखिर कमी क्या थी। इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि प्रोटीन और लिपिड अरेंज कैसे होते हैं, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि एक मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर है वो इस लेयर को पार करते हुए सेल के अंदर कैसे जाएगा, हाउ इट इज एंटर। ये मॉलिक्यूल जो है ये लिपिड सोल्यूबल भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल जो है ये वाटर सोल्यूबल भी हो सकता है। तो ये लिपिड में सोल्यूबल होके कैसे जाएगा, आप कह सकते हो कि लिपिड में अगर सोल्यूबल है तब तो चला जाएगा, लेकिन लिपिड सोल्यूबल जो होगा वो इस प्रोटीन में कैसे जाएगा, क्योंकि प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होता है। तो इस समस्या का समाधान इस थ्योरी के पास नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था और नई थ्योरीज को प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। इस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन मॉडल। ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये बेसिकली एक ही मॉडल का नाम है, जिस मॉडल को प्रपोज किया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1959 के अंदर इस मॉडल को प्रपोज किया था। और इससे पहले जो मॉडल आया था सैंडविच मॉडल, उसी मॉडल को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वैसी ही होती है जैसी सैंडविच मॉडल ने हमें समझाई है। और टोटल थिकनेस को भी इन्होंने मान लिया 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इन्होंने ये बताया कि प्रोटीन लिपिड, लिपिड और प्रोटीन कुछ इस लेयर में अरेंज होते हैं जैसा कि सैंडविच मॉडल ने हमें समझाया था। इन्होंने एक नई बात कही थी कि बायोलॉजी के अंदर, सेल के अंदर बेसिकली जितनी भी मेम्ब्रेन होती है वो सब की स्ट्रक्चर सेम होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है। और वो कैसी होती है, जैसी हमने सैंडविच मॉडल ने समझाई वैसी होती है। एक बार फिर से बना देता हूं मैं आपके लिए। प्रोटीन की एक लेयर होती है ऊपर की तरफ जिसकी मोटाई या थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है। नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है।
इनके बीच में बेसिकली क्या मिलते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ये लिपिड के मॉलिक्यूल बाइलेड होते हैं कुछ ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर दी थी हमें सैंडविच मॉडल ने। इसी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया था किसने, रॉबर्टसन ने, जिन्होंने अपना मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है किसी भी सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन मिलेगी वो सब कैसी होगी, एक यूनिट की तरह सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। वही बात यहां पे लिखी गई है, ही अप्लाइड दिस स्ट्रक्चर टू ऑल बायो मेम्ब्रेन्स। जितनी भी बायोलॉजी के अंदर मेम्ब्रेन्स है वो सारी मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, और उस मेम्ब्रेन की थिकनेस भी कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम। ये किसने कहा था, रॉबर्टसन ने कहा था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसा कि सैंडविच थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस थ्योरी ने बेसिकली ये एक्सेप्ट किया था कि सैंडविच ने सही कहा था और ये सभी मेम्ब्रेन्स ऐसी ही होती है। इसलिए यहां पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एक्सप्लेन बाय इट। इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। किसने दी थी और ईयर वगैरह इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल बायो मेम्ब्रेन के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये बात कही थी रॉबर्टसन ने बेसिकली। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विथ यू। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो मॉडल है ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जिसको सभी साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी मैटर में। इसको प्रपोज किया था सिंगल और निकोलसन। बेसिकली सिंगर और निकोलसन है। सिंगर का मतलब ये वो सिंगर नहीं है जो गाने गाते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है सिंगर बेसिकली। और निकोलसन भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था। और ये जो मॉडल है ये सबसे रिसेंट है, हाल ही में प्रपोज हुआ है, और ये सभी साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेड मॉडल है सभी के द्वारा, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। इस मॉडल को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपके सामने समझाऊं तो इसने ये कहा था कि लिपिड जो है वो एक समुंदर की तरह है। उस समुंदर में जो नाव होती है, कश्तियां, वो होती है प्रोटीन्स की तरह। जिस प्रकार किसी समुंदर के अंदर नाव पड़ी रहती है, उसी प्रकार इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे लिपिड के अंदर कुछ कुछ प्रोटीन्स भी पड़े रहते हैं। हमने सैंडविच मॉडल में ये समझ लिया था कि ऊपर प्रोटीन होता है, नीचे प्रोटीन होता है, बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। लेकिन इस मॉडल ने कहा था वो जो बीच में लिपिड है उसके भी बीच बीच में क्या पड़े रहते हैं, कुछ प्रोटीन के पोर्शंस पड़े रहते हैं, जिसका कंपैरिजन इन्होंने समुद्र से किया था कि समुद्र क्या है, लिपिड है, और जो कश्तियां या फिर नाव है, बोट्स, वो क्या है बेसिकली, वो प्रोटीन्स है जो लिपिड के बीच में पड़ा हुआ है। इसलिए लाइन लिखी है, प्रोटीन के जो आइसबर्ग्स है वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं इन द सी ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। फोस्फोलिपिड बेसिकली एक टाइप का लिपिड होता है जिसके अंदर फोस्फेट क्या होता है, जुड़ो होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है फोस्फो और लिपिड। फोस्फेट क्या होता है, 15 एटॉमिक नंबर पे आने वाला एलिमेंट का नाम है फोस्फेट, जो इस लिपिड के साथ अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस लिपिड को बोल देते हैं फोस्फोलिपिड। यही लिपिड है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो बीच में लिपिड भरा था ना, वो एक्चुअली में फोस्फोलिपिड था। इस फोस्फोलिपिड के बीच में कुछ प्रोटीन के आइसबर्ग भी तैरते हुए रहते हैं। ये बात किसने की थी, इन सिंगर और निकोलसन ने की थी बेसिकली। अब ये जो फोस्फोलिपिड है इनमें भी एक पर्टिकुलर टाइप का फोस्फोलिपिड होता है जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बेसिकली मेन फोस्फोलिपिड है। इसकी स्ट्रक्चर हमने बना रखी है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक हेड होता है जो ये वाला पोर्शन है, और इस हेड से दो टेल लगी हुई होती है कुछ ऐसे। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 हेड है इसमें और 2 टेल है। जो हेड होता है वो पोलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब पोलर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है उसे बोलते हैं पोलर, और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर नॉन सोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है बेसिकली, उसे बोलते हैं नॉन पोलर। ये केमिस्ट्री में आप और समझोगे कि पोलर और नॉन पोलर का एक्चुअल मतलब क्या है। ये मैंने एक्चुअल मतलब नहीं बताया है, सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया है आपको इन वर्ड्स को। एक्चुअल मतलब थोड़ा अलग होता है पोलर और नॉन पोलर का। पोलर को आप हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हो। हाइड्रो का मतलब होता है बेसिकली वाटर, और फिलिक का मतलब होता है बेसिकली लवर। ऐसा सब्सटेंस जो पानी से प्यार करता है,
पानी से प्यार करते हुए तो पानी में घुल जाएगा। ऐसा सब्सटेंस जो पानी से प्यार करता है या पानी में घुल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक या पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। और ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक का मतलब होता है बेसिकली हेटर, ऐसा मॉलिक्यूल जो पानी से नफरत करता है, हेट करता है, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल होते हैं टेल्स के अंदर और बेसिकली हेड के अंदर होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। आई होप लेसिथिन का एक मॉलिक्यूल है ये, उस मॉलिक्यूल में एक हेड होता है और दो टेल होती है। जब हमने सैंडविच का मॉडल ड्रॉ किया था तब भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे लिपिड की बाई लेयर में। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो लेसिथिन का स्ट्रक्चर था और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। इसके बारे में कुछ लाइनें लिखी है जो आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि उस लिपिड के अंदर भी कुछ कुछ प्रोटीन्स इम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, जो कि काम करेंगे ट्रांसपोर्ट का, जो हम आगे समझेंगे। अभी ये लाइनें समझे आप। द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। देट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, क्या लिपिड बाइलेयर में होते हैं। ये लाइन तो हम सैंडविच मॉडल से समझते हुए आ रहे हैं कि लिपिड की बाइलेयर होती है, बिल्कुल क्लियर है। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। हमने कहा था ये प्रोटीन है, इधर क्या होते हैं, हेड होते हैं। वही लाइन इसने लिखी है, लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड। हेड कैसा है, पोलर हेड है। पोलर हेड किधर है, टुवर्ड्स द आउटर साइड। क्या ये आउटर साइड है, बिल्कुल, दोनों आउटर साइड है। जिस तरफ क्या है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन की तरफ क्या लगे हुए हैं, पोलर हेड लगे हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड द नॉन पोलर टेल्स, टेल्स कैसी है, नॉन पोलर है बेसिकली। वो किस तरफ है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या लगी हुई है, टेल्स लगी हुई है। और बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। बाहर की तरफ क्या है, हेड है, अंदर की तरफ क्या है, टेल्स है। टेल्स कैसी है, नॉन पोलर, हेड कैसा है, पोलर। ये लाइन का एक एक वर्ड समझ में आया होगा आपको। अगली लाइन समझो, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। बेसिकली ये किसी सेल के बाहर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इधर क्या होगा, सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, उस स्पेस में भी पानी होगा। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा जिसमें भी मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, पानी ही होता है। तो दोनों तरफ पानी है। लेकिन टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करती है, पानी में सॉल्युबल ही नहीं है। तो इस टेल को पानी से कांटेक्ट करने से कौन बचाता है, ये हेड बचा रहे हैं। क्या ये हेड बचा रहे हैं, टेल्स और पानी के बीच के कांटेक्ट को कौन ब्रेक कर रहा है, हेड ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हेड बीच में आ चुका है। हेड आ गया है, ऊपर क्या है, हेड के प्रोटीन है, उसके बाद पानी है, और हेड आने के नीचे क्या है, लिपिड की बाइलेयर के टेल्स है बेसिकली। तो इन टेल्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इंश्योर, ये इंश्योर करता है, श्योर करता है दैट द नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड। नॉन पोलर टेल क्या है, प्रोटेक्ट है, किसके द्वारा, फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। किसने प्रोटेक्ट किया है, बाय द हेड, हेड ने प्रोटेक्ट किया है। आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। दिस लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ फोस्फोग्लिसराइड। फोस्फोग्लिसराइड्स जो है ये बेसिकली इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड हमने समझा, लिपिड कैसे होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ऐसे लिपिड जिनमें फॉस्फेट जुड़ा हो। लेकिन उन फोस्फोलिपिड के साथ कुछ फोस्फोग्लिसराइड्स भी होते हैं। ग्लिसराइड्स आप केमिस्ट्री में समझोगे क्या होते हैं, यहाँ पे बस आपको नाम याद करना है। लिपिड के साथ क्या होते हैं, फोस्फोग्लिसराइड्स भी होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगली लाइन देखो, इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है स्टेबिलिटी देने के लिए। हमने समझा था एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, तो स्टेबिलिटी कौन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल देते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम, तो वो इस स्ट्रक्चर में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो टेल्स है ना, इनके बीच बीच में क्या मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं। बिटवीन द टेल्स, टेल्स के बीच में मिलते हैं ये मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे समझते हैं इसी फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। इस मॉडल ने ये बताया था कि जो बाइलेयर का लिपिड है उसके अंदर जो प्रोटीन्स मिलते हैं इम्बेडेड, जैसे समुद्र के अंदर नाव मिलते हैं, वैसे लिपिड के अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं।
वो प्रोटीन भी दो टाइप के हो सकते हैं। उसका बेसिस क्या रखा था, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो, इस आधार पे कुछ प्रोटीन होते हैं जो बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं, उन्हें बोलेंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं जो बहुत मुश्किल से बाहर निकलेंगे, उन्हें बोलेंगे इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन्स। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊं तो कुछ ध्यान से समझना। जैसे ये प्रोटीन की लेयर है, ये नीचे वाले प्रोटीन की लेयर है, इनके बीच में क्या मिलेगी, लिपिड की बाइलेयर, जिसको मैं अलग कलर से बनाता हूं थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी होने के लिए। यहां पे क्या मिलते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं लिपिड के, कुछ ऐसे। इन मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बेसिकली। वो प्रोटीन कुछ ऐसे हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, है ना, और वो प्रोटीन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स मिलते हैं और कुछ यहाँ पर भी हो सकते हैं प्रोटीन बेसिकली टेल्स के पास। तो हमने कुछ प्रोटीन्स ड्रॉ किए हैं इनके बीच में, और ये कुछ हम लिपिड के या फिर फैट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो प्रोटीन है बाहर और अंदर की लेयर में वो तो अभी भी इंटैक्ट है सैंडविच मॉडल की तरह ही, लेकिन यहाँ पे जो बाइलेड है लिपिड की, उसके बीच बीच में भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये बताया था सिंगर और निकोलसन ने, और इन प्रोटीन के दो टाइप बताए थे। ये जो प्रोटीन है ये बाहर की तरफ है और ये जो प्रोटीन है वो अंदर की तरफ है। तो इस प्रोटीन को बोला गया था इंटरनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो बाहर की तरफ है इसे बोला गया था एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल जो बाहर की तरफ है, पेरीफेरी पे है। तो ये दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे। और ये कितने होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सटर्नल वाले प्रोटीन होते हैं ना, वो केवल 30% होते हैं। तो आप यहीं पे लिख सकते हो ये 30% होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। एक्सटर्नल के बारे में कुछ लाइन लिखिए। क्या एक्सटर्नल प्रोटीन दोनों सरफेस के टॉप पॉइंट पे लाई करते हैं, आउटर सरफेस पे? बिल्कुल, लाई ऑन बोथ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की दोनों सतह पे मिलते हैं। ये मेम्ब्रेन की बाहरी सतह है, ये मेम्ब्रेन की अंदर की सतह है। अगर ये सेल है और ये इंटर सेलुलर स्पेस है, तो ये बाहर की सतह है मेम्ब्रेन की और ये अंदर की सतह है। अंदर की और बाहर की दोनों सतह पे क्या मिलते हैं, एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको मिलते हैं। इस प्रोटीन का एक एग्जांपल लिखा है स्पेक्ट्रीन, जो एक प्रोटीन का नाम है जो यहाँ पे मिलता है बेसिकली। जो इंटरनल प्रोटीन होते हैं वो पार्शियली और टोटली बुरिड का मतलब बुरे हुए, दफनाए हुए इन मेम्ब्रेन, वो पूरी तरह दबे हुए भी हो सकते हैं, जैसे ये पूरी तरह दबे हुए हैं, और जैसे ये आपको दिख रहा है ये आधे तरीके से दबा हुआ है। और आप इस बड़े वाले की भी बात कर सकते हो, ये भी दबा हुआ है बेसिकली लिपिड्स के अंदर। तो ये दबे हुए हो सकते हैं, ये इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखा है बेसिकली परमिएज प्रोटीन, जो कि अंदर की तरफ मिलता है, इंटरनल प्रोटीन होता है। ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन होता है ये आरबीसी की शेप को प्रोवाइड करता है। दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इन लाइंस को नोट करें और इस डायग्राम को बनाएं अच्छे से, और आप समझें कि प्रोटीन जो अंदर मिलते हैं लिपिड के वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। इनका परसेंटेज वगैरह सारा नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हमने लिखा है ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में, जिसे सेल कोड भी बोलते हैं। ये जो है ओनली आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा होता है। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, इनके बीच में कुछ लिपिड के या फिर लेसिथिन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन्स है। आउटर साइड का मतलब क्या है, जैसे ये सेल है और ये इंटर सेलुलर स्पेस है। सेल के अंदर की जो सरफेस है इसे बोलेंगे इनर सरफेस, और इंटर सेलुलर स्पेस की तरफ जो सरफेस है उसे बोलेंगे आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आउटर सरफेस या फिर आउटर साइड पे लगे होते हैं क्या, ग्लाइकोकेलिक्स जो है बेसिकली। अब ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, ये पॉलीसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड से बना होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है,
अगर ये लिपिड से जुड़ा होता है कुछ ऐसे, इसका फाइबर लिपिड से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। इसका नाम क्या रखेंगे? ग्लाइकोलिपिड। अगर ये फाइबर जुड़ा है इस प्रोटीन से बेसिकली तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन समझ में आया। अगर ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको वर्ड ग्लूकोज को इंडिकेट करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का फाइबर है ये प्रोटीन से अटैच है तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड से अटैच है तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर। ग्लाइको जो वर्ड आया है ये बेसिकली ग्लाइकोजन से आया है जो कार्बोहाइड्रेट को डिनोट करता है, और कैलिक्स जो वर्ड आया है ये प्रोटीन और लिपिड के मिलने से बना है बेसिकली, जिसको सेल कोट भी बोलते हैं। ये आउटर सरफेस पे होते हैं, इसमें दो फाइबर होते हैं जिनसे ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। आगे अगली लाइन समझते हैं हम। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर, जो फ्लूइड नेचर होता है इस मेम्ब्रेन का वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो सेल की ग्रोथ कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंटर सेलुलर जंक्शन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सेल की ग्रोथ तो समझ में आते हैं कि सेल का बड़ा होना सेल की ग्रोथ है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि वो फ्लूइडी नेचर को फॉलो करती है। लेकिन ये इंटर सेलुलर जंक्शन क्या होते हैं समझना। जैसे ये कोई सेल है इधर और इधर कोई दूसरा सेल है कुछ ऐसे, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। इन दोनों सेल को अगर जुड़ना है तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे आपस में जुड़ना पड़ेगा कुछ ऐसे। ये मेम्ब्रेन आके इससे जुड़ गई, तभी ये दोनों सेल जुड़े हुए रह सकते हैं। इस जंक्शन को बोलेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। जो दो सेल के बीच में जंक्शन बना है उसी को बोलेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। ये किसने बनाया है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ही तो बनाया है, तो उसी का फंक्शन है बेसिकली। ये सिक्रीशन भी करती है। अगर सेल से किसी सब्सटेंस को बाहर निकालना है तो वो भी कौन निकालेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब रूम का गेट खुलेगा तभी तो कोई व्यक्ति बाहर जाएगा। अगर मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो जो गेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका भी रोल इसमें आएगा। एंडोसाइटोसिस, अगर किसी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लाना है तब भी गेट खोलना पड़ेगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल यहां पर भी है। अगर सेल को डिवाइड होना है तो एक सेल जब दो सेल में कन्वर्ट होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बीच में से तोड़ना पड़ेगा, और इसे टूटने के लिए बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन ही हेल्प करते हैं जो साइकिल बनाते हैं एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर बेसिकली प्लेट मेथड के थ्रू होता है। सेल डिवीजन चैप्टर में और क्लियर होगी ये बातें आपके सामने। जैसे जैसे हम बायो पढ़ेंगे ये जंक्शन भी आपको पढ़ाए जाएंगे एनिमल टिश्यू में, तो ये चीजें और क्लियर होती जाएगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, बट इज ओके अगर आप ड्रॉपर हो नीट के लिए। अगर हम बात करें कोज ऑफ फ्लूइडिटी की, ये जो फ्लूइडिटी है इसके होने का कारण क्या है? तो इसके होने का कारण होता है मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब है जैसे ये बाई लिपिड, ये जो लेसिथिन का मॉलिक्यूल है ये रेड वाला ब्लू की जगह आ जाए और ये ब्लू वाला रेड की जगह चला जाए तो इसे बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये लेसिथिन के दो मॉलिक्यूल है, रेड वाला इधर और ब्लू वाला इधर, अगर इन दोनों ने अपनी पोजीशन को ऐसे कर लिया तो इसे बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। अंडरस्टूड? और ये मूवमेंट होता है बेसिकली कॉज ऑफ फ्लूइडिटी। एक दूसरा मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये क्या होता है ओनली समझना। ये जैसे पहला लेसिथिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा लेसिथिन का मॉलिक्यूल है, ये जो मार्कर के ढक्कन है ये टेल को डिनोट कर रहे हैं और ये जो पीछे का पोर्शन है ये हेड को डिनोट कर रहा है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने अपना मूवमेंट कुछ ऐसे कर लिया, ब्लू वाला नीचे था ब्लू वाला ऊपर हो गया, तो इसे बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगर ये ऐसे लगे हुए थे और ऐसे हो गए तो ये लेटरल मूवमेंट है, लेकिन अगर ये ऐसे लगे हुए थे और ऐसे हो गए थे तो ये क्या है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। ये दोनों टाइप के मूवमेंट होते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फ्लूइडी नेचर को शो करती है, यानी कि अपनी पोजीशन को बदल सकती है, अपनी स्ट्रक्चर को बदल सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विद यू। जो लेटरल मूवमेंट है ये प्रोटीन भी शो कर सकते हैं और लिपिड के मॉलिक्यूल लेसिथिन जो है वो भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो केवल और केवल लिपिड यानी कि लेसिथिन के मॉलिक्यूल ही शो करते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। आगे लिखा है कोज ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इतनी स्टेबल क्यों है, टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी टेल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अगर वो एनिमल का सेल है तो। अगर वो एनिमल का सेल नहीं भी है तो भी स्टेबल होती है, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल प्रोटीन और टेल्स है उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, कुछ इंटरेक्शंस हो जाते हैं जो इन दोनों को अलग नहीं होने देते हैं। बेसिकली ये रही इस लेसिथिन की टेल्स, इसके बीच में और इस इंटरनल प्रोटीन के बीच में यहाँ पे कुछ इंटरेक्शंस बन जाते हैं, जो मैंने डार्क कलर का शो किया है आपको, ये क्या है, ये इंटरेक्शन है जो टेल्स और इंटरनल प्रोटीन के बीच में हो रहा है, ये भी कोज होता है इसकी स्टेबिलिटी का। आगे कुछ लाइनें लिखी है, द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है अगर मैं आपको समझाऊं तो एबिलिटी है ये एक टाइप की जो शो करती है किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को इन द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कोई भी मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकता है तो उसी मूवमेंट को मेजर किया जाता है फ्लूइडिटी की तरह, है ना। अगर मूवमेंट हो सकता है तो फ्लूइडिटी है, अगर मूवमेंट नहीं हो सकता तो फ्लूइडिटी नहीं है। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगली लाइन हमने लिखी है सेमी परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लॉस्ट इन, ये गायब हो जाती है। जो सेमी परमिएबिलिटी का नेचर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये गायब कब होता है, जब इसको आप गर्म पानी में डाल देते हो, बॉइलिंग वाटर में किसी भी मेम्ब्रेन को या सेल को, जब इसे आप एल्कोहल में डाल देते हो दारू के अंदर, जब इसे आप बेंजीन में डाल देते हो। बेसिकली ये केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स है और गर्म पानी से तो आप इंट्रोड्यूस हो ही। बेसिकली इन तीनों के अंदर डालने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेमी परमिएबिलिटी का नेचर है वो लॉस्ट हो जाता है कंप्लीटली। अगली लाइन लिखिए, कैल्शियम रेगुलेट्स परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी परमिएबिलिटी रखेगी ये कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है, ये कैल्शियम के आयंस नियंत्रित करते हैं। कैल्शियम आयंस की अमाउंट बढ़ने से घटने से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर विथ यू, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें और उसकी स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन की गई थी इस मॉडल के थ्रू। एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा, जो दोनों मॉडल थे सैंडविच मॉडल और यूनिट सेल मॉडल, उनकी कमी क्या थी, वो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को नहीं समझा पा रहे थे। इस मॉडल ने मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो कैसे किया था उसके बारे में हम अगले लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है जानने की तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पे। जैसे ये दो प्रोटीन हैं, इनके बीच में लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इनके बीच में भी क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटीन में सोल्यूबल है, यानी कि वो पानी में सोल्यूबल है, तो वो इन प्रोटीन से निकल कर क्या चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। अगर कोई प्रोटीन पानी में सोल्यूबल नहीं है तब तो वो फैट में सोल्यूबल है, अगर फैट में सोल्यूबल है तब तो वो बहुत ही आसानी से इसको क्रॉस करके चला जाएगा। यानी कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों टाइप के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, इस मॉडल ने हमें एक्सप्लेन कर दिया था। इसीलिए ये जो मॉडल है ये वर्ल्ड एक्सेप्टेड मॉडल बना और रिसेंटली पब्लिश्ड तो है ही ये मॉडल। सो मैं उम्मीद करता हूँ हर लाइन हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, चिल देन।